नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, ये क्यों आती हैं और इनसे क्या क्या नुकसान होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि इनसे बचाव या इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनसे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो उन प्लेलिस्ट को आप ज़रूर ओपन करिए और जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में अगर उन टॉपिक्स का PDF नोट्स आपको चाहिए तो PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जुड़ के आप अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं वहाँ पर मैसेज के थ्रू। और साथ में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हम आपको बता दें कि जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और उसमें जितने भी टॉपिक या जितने भी वीडियो पढ़े हैं उन सभी वीडियो के PDF नोट्स भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। उसके लिए हमने बताया कि किसको ज्वाइन करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं ज्वाइन किया या ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो तत्काल आप वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो बीएड का एग्ज़ाम है, बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, ये बहुत जल्द, अब बहुत टाइम इसमें नहीं बचा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ये मई 20 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। बहुत होगा तो 20 तारीख के बाद शुरू होगा या 20 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत विलम्ब नहीं है, इसलिए क्योंकि मार्च आपका लगभग कंप्लीट है, मार्च ख़त्म हो गया है। अब आपके पास अप्रैल का मंथ है, ठीक है, और साथ में मई का। तो मई में कब तक ये प्रारंभ हो जाएगा? लास्ट मई में होगा। हो सकता है मान के चलिए कि 20 तारीख तक हो जाए या 25 तारीख तक हो जाए, तो मई लास्ट तक ये प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास मान चलिए कि 1.5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इस 1.5 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अगर अभी तक आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में PDF नोट्स ले लीजिए। नोट्स से भी हम तो कहेंगे कि आप खुद से अपना नोट्स बनाओ, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं हमारे वीडियोज़ से। और साथ में जो PDF हम अपलोड करते हैं उन PDF की भी हेल्प लेके आप अपने लैंग्वेज में अपने से एक नोट्स तैयार कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप नोट्स लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में। तो ये काम ज़रूर करिए। और आप सबसे मतलब अभी जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के हिसाब से आपने देखा होगा कि जो आप कॉपी लिखते हैं उस कॉपी में ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के चले आएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आपको मिले, बढ़िया परसेंटेज आपका बने, तो उसके लिए आपको लिखना भी पड़ेगा और लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो, क्योंकि हमको तो पता चलता रहता है जो वीडियोज़ के व्यूज़ जाते हैं उससे समझ में आता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस अभी तक का जो हमने देखा है कि मुश्किल से मान चलिए कि 15 से 20 बच्चे या 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है। सबके दिमाग में यही है कि जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, 1 सप्ताह रह जाएगा या 5 दिन रह जाएगा, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका परसेंटेज भी डाउन होता चला जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए बेहतर है कि आप कम से कम मान चलिए कि 1.5 घंटे से लेके 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम आप दीजिए अभी से अपने बीएड के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बीएड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टेट का एग्ज़ाम आने वाला है इसमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी, नो डाउट। तो अच्छा परफॉर्म आप कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अब विलम्ब मत करिए। अभी तक जो आपने किया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना जो लेक्चर है नेचुरल क्लाइमेटीज़ का। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, इसकी मीनिंग। तो नेचुरल क्लाइमेटीज़ या प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनकी मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि जो मीनिंग है प्राकृतिक आपदाओं की, जो मीनिंग है वो क्या चीज़ है, इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नेचुरल
कैलेमिटीज़ आर सडन एंड एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स। ये जो होती हैं ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो कि क्या होता है अचानक घटित होती हैं। मतलब ये प्राकृतिक आपदाएं एक तरह से क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि अचानक घटती हैं, और जब ये घटती हैं तो इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। क्या डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। मतलब इससे जनधन का नुकसान होता है, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसको और हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो क्या होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये प्रकृति में अचानक होने वाली विनाशकारी घटनाएं जो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने के कारण घटती हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं। और ये घटनाएं जान माल, संपत्ति और सामाजिक आर्थिक संरचना को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, जिन पर इंसान का नियंत्रण न के बराबर होता है। मतलब इन पर इंसान का नियंत्रण नहीं कि इंसान चाहे तो इसको रोक सकता है, नहीं, न के बराबर होता है इंसान का नियंत्रण। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे बाढ़ है, ठीक है, जो फ्लड आते हैं, या फिर ड्रॉट है, ठीक है, ड्रॉट मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं सूखा, ठीक है, सूखा पड़ जाता है, या फिर सुनामी, ठीक है, सुनामी जो आती है ये भी क्या है आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। लैंडस्लाइड जो होती है, ठीक है, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, ठीक है, तो भूस्खलन जो होता है ये भी क्या है एक तरह का आपदा है। और साइक्लोन जिसको हम क्या बोलते हैं चक्रवात, ठीक है, तो चक्रवात भी क्या है एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे इंसानों का नियंत्रण न के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मानव नियंत्रण के बाहर की चीज़ें हैं, इन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उचित योजना और प्रबंधन से इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो बेशक हम लोग इस वीडियो में यही लास्ट में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जो क्षति है उसको हम किस मतलब काफ़ी हद तक कम कर पाएँ। तो इसी के बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने मीनिंग देखा, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ये क्यों होती हैं, क्या कारण है, इनके कॉजेज देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और लास्ट में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को लगातार अंत तक जरूर देखिए, बने रहिए वीडियो में, और बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी जो होती है, नेचुरल कैलेमिटी इज़ अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन etc. that causes widespread destruction and loss। मतलब कि प्राकृतिक आपदा वह प्राकृतिक घटना है जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि जो व्यापक विनाश और हानि का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि जो इसकी डेफिनेशन है इसके बारे में हमने देखा। डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं इसमें टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, मतलब प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मुख्यतः इनको दो भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, वो क्या है, जियोलॉजिकल डिजास्टर, जिसको हम भूवैज्ञानिक आपदाएं कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से या किस तरह की आपदाएं आती हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉज्ड बाई मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के अंदर होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनके कारण किस तरह के डिजास्टर आते हैं, जियोलॉजिकल आते हैं। तो पृथ्वी, यहाँ आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों के कारण जो आपदाएं आती हैं, जो डिजास्टर्स आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिकल बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी आपदाएं होती हैं जो पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला नंबर है वो क्या है हमारा, अर्थक्वेक, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप। तो ये जो भूकंप आते हैं ये क्या कब आते हैं, सडन शैकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब इसमें क्या होता है, अचानक पृथ्वी की जो सतह है वो हिलने लगती है, मतलब शेक करने लगती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो वोल्केनिक
इरप्शन होता है ये भी कहाँ से होता है, पृथ्वी के मतलब अंदर से होता है। एक्सप्लोजन ऑफ मोल्टेन लावा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है वो भी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा है, और वो जो किस श्रेणी में आता है, भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आता है। लैंडस्लाइड की बात करें तो स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम माउंटेन्स, जो पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, उनसे पत्थर मतलब रॉक्स जो होते हैं या मिट्टी जो उनसे स्लाइड होकर नीचे गिरती है रोड पर। जब आप देखिए कि बारिश के दिनों में अगर आप हिमाचल की तरफ जाइए, है ना, या फिर उत्तराखंड की तरफ जाइए या जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लैंडस्लाइड होती रहती है। तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, जो पहाड़ की चट्टानें हैं वो खिसक खिसक कर कहाँ पे आ जाती हैं, जो रोड होती हैं उस वहाँ पर आके गिरती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह की जो आपदाएँ हैं ये किस श्रेणी में आती हैं, ये सब आती हैं जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो भी हमने 2-3 देखा, अर्थक्वेक देखा, वोल्केनिक एरप्शन देखा और लैंडस्लाइड देखा। दूसरा यहाँ पे क्या है, क्लाइमेटिक मतलब एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। तो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर मतलब जलवायु संबंधित जो आपदाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो दीज आर कॉज ड्यू टू वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, ये मौसम और जलवायु की स्थितियों के कारण बनती हैं। जैसे पहला है कि फ्लड मतलब बाढ़। तो ये फ्लड क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड, मतलब कि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे वो क्या करता है, ज़मीन को क्या करता है, पूरी तरह से डुबो देता है। मतलब जैसे नदियां हैं, नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, आसपास के जो मतलब निचले स्तर के इलाके होते हैं वो सभी इलाके क्या होते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वो डूब जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन जो होते हैं, चक्रवात। तो चक्रवात क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग स्टॉर्म विथ हैवी रेन एंड विंड। ये क्या होता है, तेज हवा और वर्षा के साथ घूमने वाला क्या होता है, तूफान होता है। चक्रवात में क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो कि घूमती रहती हैं, है ना, रोटेट करती रहती हैं, और वो अपने साथ हवा और पानी दोनों लेके आती हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरिया हैं, समुद्र के जो किनारे के एरिया हैं, वहाँ पर अक्सर चक्रवात आता रहता है। तो चक्रवात जब आता है तो वहाँ पे जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जो इलाके हैं, उन इलाकों को क्या किया जाता है, पहले ही खाली करा दिया जाता है, जिससे जो जान माल की क्षति है वो ना होने पाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि जलवायु डिजास्टर या जलवायु आपदाएं क्या है। अगली हम बात करेंगे ड्रॉट के बारे में, सूखा पड़ना। तो सूखा पड़ना भी एक तरह का क्या है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर है। लॉन्ग पीरियड विदाउट रेनफॉल, जब वर्षा बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक ना हो या लंबे समय तक बारिश ना हो तो उससे क्या होता है, सूखा पड़ता है। और ये जो सूखा पड़ता है ये भी एक तरह का क्या है, आपदा है, क्लाइमेटीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट फायर, जो वनाग्नि होती है, मतलब जो जंगलों में आग लगती है। तो अनकंट्रोल्ड फायर इन फॉरेस्ट। तो वनाग्नि क्या होती है, मतलब जो फॉरेस्ट फायर होती है वो क्या होती है, अनकंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल के बाहर की आग होती है जो जंगलों में लगती है। जंगलों में फैलने वाली अनियंत्रित आग जो होती है ये भी क्या है, एक तरह का आपका जलवायु या वायुमंडलीय आपदा में आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन में हमने 2 पार्ट कर दिए। तो 2 पार्ट में एक हमने देखा जियोलॉजिकल, ठीक है, जियोलॉजिकल डिजास्टर, और दूसरा हमने देखा एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। तो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर और जियोलॉजिकल डिजास्टर। तो जियोलॉजिकल में हमने देखा आपका अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक के बारे में देखा हमने, साथ में हमने वोल्केनिक इरप्शन के बारे में देखा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि जो आपके वोल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड वगैरह हैं, है ना, ये सारी चीज़ें देखा जियोलॉजिकल में। और इसमें हमने देखा जो चक्रवात है, फ्लड है, बाढ़ है, सूखा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, एटमॉस्फेरिक आपके क्लाइमेटीज़ में आती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला हमारा जो है काइंड्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे हम प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन के बारे में। तो नेचुरल डिजास्टर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं को उनके उत्पत्ति के आधार पे भी बांटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि
पहला जो है वो हाइड्रोलॉजिकल, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल जो है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जल संबंधी आपदाएं। तो जो जल संबंधी आपदाएं हैं ये आपदाएं कैसी होती हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे बाढ़ हो गया या फिर सुनामी वगैरह, ठीक है। तो सुनामी भी ये किस तरह की आपदा है, ये हाइड्रोलॉजिकल है। तो बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, एटसेट्रा। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे मेट्रियोलॉजिकल, मतलब इसको हम और क्या कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक। और क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइमेटिक, ठीक है, क्लाइमेटिक डिजास्टर। तो ये जो वायुमंडलीय या जलवायु में बदलाव के कारण होने वाली आपदाएं हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, मेट्रियोलॉजिकल या फिर एटमॉस्फेरिक डिजास्टर के अंतर्गत आती हैं। इनमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका होता है साइक्लोन, जिसको हम लोग चक्रवात बोलते हैं, स्टॉर्म, जिसको हम लोग तूफान बोलते हैं, ठीक है, और हीट वेव, ये भी क्या है, एक आपका मतलब ये एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटिक डिजास्टर है, हीट वेव या फिर कोल्ड वेव, ठीक है। कोल्ड वेव ये भी मतलब इसको हम बोलते हैं शीतलहर, और इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो हीट वेव है ये आपका लू, जिसको हम बोलते हैं लू लग गया है ना, अभी ये अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, लू या हीट वेव बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जियोलॉजिकल। तो जियोलॉजिकल जो होती हैं ये हमने बताया कि भूवैज्ञानिक आपदाएं होती हैं, और ये आपदाएं पृथ्वी के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं या गतिविधियों के कारण होती हैं, जिसमें क्या क्या आता है, आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में आप सभी जानते हैं, भूकंप जिसको हम बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में देखिए क्या क्या होता है, एक होता है एपिडेमिक और पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक। तो एपिडेमिक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, महामारी, और पैंडेमिक जो होता है वो उसको हम बोलते हैं वैश्विक महामारी, ठीक है। तो ये जो डिजास्टर हैं ये किस टाइप के हैं, बायोलॉजिकल हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोलॉजिकल जो जल से संबंधित है, और ये आपका वायुमंडल या मतलब जलवायु से संबंधित है, ये आपका भूगर्भीय है, ठीक है, भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय कह लीजिए, और ये आपका जैविक आपदाएं हैं। तो इस तरह की आपदाओं का जैसे आपने देखा था ना अभी कोरोना, ठीक है, तो कोरोना भी एक तरह की क्या थी, ये तो आपका जो पैंडेमिक था मतलब वैश्विक महामारी थी, और ये भी क्या थी, एक नेचुरल क्लाइमेटीज मतलब आपदा थी, क्योंकि नेचर में क्या हुआ, कुछ अनवांटेड जो कि मतलब मानव के लिए हानिकारक जो वायरस थे वो बहुत ज़्यादा फैलने लगे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं इनका बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस किए थे 2020-21 के समय में। तो अभी हमने देखा कि काइंड्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार क्या हैं इनके बारे में, और इनके ओरिजिन के आधार पे हमने समझा कि प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कॉज ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये क्यों होती हैं, ये इनका मतलब कारण क्या है। तो इनके कारण के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ज़रा इसको ध्यान से समझिए। देखिए जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण की बात करें, अगर हम कॉजेज़ के बारे में बात करें तो ये पहले इसको समझ लेते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं अचानक होने वाली विनाशकारी घटनाएं हैं जिनके पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण होते हैं। जैसे पहला यहाँ पे सबसे पहले की बात करें तो नेचुरल कॉजेज मतलब प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण में जो पहला है इसमें हमने नेचुरल कॉजेज के बारे में देखा। तो नेचुरल कॉजेज में सबसे पहला हमारा है कि अगर मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति होती है या जो इनका मूवमेंट होता है, तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से आता है अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक जिसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो भूकंप तब आता है जब टेक्टोनिक प्लेटें क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसकी डिफिनेशन लिखना हो या इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की जो सतह है वो कई तरह की प्लेटों से बनी होती है। जब ये प्लेटें टकराती हैं या
खिसकती हैं तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इसके बारे में हम लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है हैवी रेन, मतलब अधिक वर्षा। तो अत्यधिक वर्षा या वर्षा में कमी जो है ये भी नेचुरल क्लाइमेटिस का कारण हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर बहुत अधिक बारिश हो जाए तो बहुत अधिक बारिश हो जाने की वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। और अगर बारिश कम हो गई तो क्या हो सकता है, सूखा पड़ सकता है। तो ये दोनों क्या है, एक तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि क्यों होती हैं, बारिश का बहुत ज़्यादा होना या फिर ना होना। तो दोनों की वजह से भी हम क्या देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, अचानक इसमें क्या होता है कि तापमान में बदलाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के असंतुलन से बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चीज़ें आती हैं। ये देखा हमने। नेक्स्ट यहाँ पे ओशियन टेम्परेचर इज राइज, मतलब समुद्र का तापमान जो है ये बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादातर वही है कि प्राकृतिक आपदा है ये, और ये बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, नेचुरल जो इनके प्राकृतिक कारण हैं उनके बारे में हमने समझा। अब हम समझेंगे ह्यूमन कॉजेज, मानव के कारण होने वाली। तो देखिए मानव क्या करता है, वनों की कटाई करता है। और वनों की कटाई करने से क्या होगा कि जो जलवायु परिवर्तन है, या आप कह सकते हैं कि मतलब पर्यावरणीय जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है या बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक ह्यूमन रीजन है या कॉजेज है जिसकी वजह से आपका नेचुरल क्लाइमेटीज बढ़ रही हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो शहरीकरण यहाँ पे क्या है कि बिना योजना के शहरों का विस्तार बाढ़ और जल भराव का क्या बनता है, कारण बनता जा रहा है। जैसे अगर आप प्रयागराज में बात करें तो प्रयागराज में क्या है कि बघाड़ा एरिया जो है आपका, या राजापुर का जो कुछ शहरी इलाके हैं जो कि सीधे गंगा जी में जाके बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब ये जो इलाके हैं वहाँ पे कुछ आज से मतलब लगभग मान चलिए कि सन 2000 या 2001 के आसपास अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मकान वगैरह चीज़ें नहीं बनी थी, तो उतनी समस्या नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या है कि पूरा गंगा जी के अंदर जा के लोग घर बना लिए। और घर बनाने से क्या हो गया कि जब बाढ़ आती है तो पूरा पानी भर जाता है और एक एक मंजिला डूब जाता है। तो ऐसे केस में वो क्या होता है, अपना नाव लेके सारा सामान वामान लेके वहाँ से लोग पलायन करते हैं। तो इससे बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगला बात करेंगे यहाँ पे प्रदूषण के कारण, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के कारण भी क्या हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। तो वायु, जल और भूमि प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। अत्यधिक पेड़ों की कटाई और औद्योगिकरण से वैश्विक तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ये हमने देखा कुछ मतलब कारण जो है, दो टाइप के कारण हमने देखा। एक जो प्राकृतिक कारण है और दूसरा क्या है आपका मानव रीजन। तो मानव का जो कारण है वो भी हमने देखा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज। तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग ज़रा देखते हैं। तो देखिए प्राकृतिक आपदाएं जो हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए पहला कि इनका जो प्रभाव है वो उससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ठीक है, या प्राकृतिक आपदा जो आ रही है इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इनके प्रभाव अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों होते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये मानव जीवन और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इनके प्रभाव जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो है मानव जीवन पे प्रभाव। ठीक है, मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, तो मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जन हानि हो रही है। ठीक है, जन हानि, और जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ लाइफ। और लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं। ठीक है, बेघर हो रहे हैं, और चोट और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव हैं उनमें पहला हमने देखा कि मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो पेड़ पौधों का नष्ट होना, भूमि का कटाव
और जल और वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पर्यावरण में ये हो रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं और भूमि का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और जल और वायु प्रदूषण भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्थिक प्रभाव मतलब इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि संपत्ति और फसलों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उद्योगों और व्यापार पर असर पड़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है। नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का फैलना। ठीक है, तो स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि बीमारियों का फैलना जैसे डायरिया, मलेरिया इत्यादि जो है क्या हो रही हैं, वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही फैलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वच्छ पानी की कमी हो जाती है और पोषण की समस्या भी बनी रहती है। इन्वायरमेंटल डैमेज, पर्यावरणीय क्षति क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इससे जो है पर्यावरणीय क्षति भी हो रही, किससे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अब यहाँ पे हम बात कर लें जरा सा कि लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट हैं किसके, आपके प्राकृतिक आपदाओं के जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं उनका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो क्या है। तो बात करें अगर दीर्घकालिक प्रभाव की, तो इसमें आपका क्या आता है, जलवायु परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, में वृद्धि। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हो रही है, गरीबी और बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है और विकास कार्यों में क्या बन रहा है, मतलब विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राकृतिक आपदाओं का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो हमने यहाँ प्रभाव के बारे में बात की, तो प्रभाव को बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म, और दूसरा क्या है, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ये हमने देखा ये शॉर्ट टर्म है, संपत्ति की हानि शॉर्ट टर्म है, इकोनॉमिकल लॉस शॉर्ट टर्म है, स्प्रेड ऑफ मतलब डिजीजेस, ये सब क्या है, शॉर्ट है, और लॉन्ग में हमने देखा जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफ़ेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब प्राकृतिक आपदाओं को कम करने हैं तो सरकार के क्या प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत में आपदाओं से निपटने के लिए एक व्यवस्थित और प्रभावी व्यवस्था बनाने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। ठीक, ये जो एक्ट है 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आपदाओं की रोकथाम, तैयारी, राहत और पुनर्वास के लिए एक संगठित प्रणाली बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा नंबर जो है वो क्या है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, जिसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहते हैं। तो दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी इन इंडिया। यह संस्था भारत में आपदा प्रबंधन की नीतियों की क्या करती है, योजना बनाती है और उन्हें कार्यान्वित भी या क्रियान्वयन भी उनका करती है। तो ये हमने देखा दो यहाँ पे क्या है कि जो मतलब प्रयास हैं, ये कौन कौन से प्रयास हैं या इनसे बचाव क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हमने देख ली। तीसरा यहाँ पे NDRF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है ये क्या है, आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बल जो आपदा के समय राहत और बचाव कार्य करता है। तो ये हमने देखा NDRF के बारे में। अब इसी तरह आपका SDRF भी होता है। ठीक है, तो NDRF क्या है, वो नेशनल है, और SDRF किसका क्या है, स्टेट। ठीक है, स्टेट द्वारा बनाई गई ये संस्था है SDRF। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी प्रणाली। तो वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, फ्लड अलर्ट्स, मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह तैनाती और बाढ़ चेतावनी प्रणाली। तो क्या है यहाँ पे देखिए, इसको हम एक तरह से पूर्व चेतावनी प्रणाली भी कहते हैं।
तो पूर्व चेतावनी प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा संभावित आपदा आने से पहले ही लोगों को सूचना दे दी जाती है ताकि वे सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित स्थानों की तरफ जा सकें। ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, पहला डेटा संग्रह। ठीक है, तो डेटा संग्रह में क्या होता है कि मौसम विभाग जो होता है ये क्या करता है, सैटेलाइट और सेंसर से जानकारी इकट्ठा करता है, जानकारी लेता है और फिर उनका विश्लेषण करके अनुमान लगाया जाता है कि उनके द्वारा चेतावनी जारी की जाती है। मतलब पहले अनुमान लगाते हैं कि हाँ इसका इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा या कैसा होगा, इसके बाद फिर क्या करते हैं, चेतावनी जारी करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कुछ 4-5 जो मतलब संस्थाएं हैं जो कि इसके लिए वर्क कर रही हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे देखें छठवां जो है डिजास्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम चला के भी हम इनको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डिजास्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है इसमें आपका स्कूल ड्रिल्स हो गया, कम्युनिटी ट्रेनिंग हो गई, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो गया, स्कूलों में अभ्यास, सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान। लास्ट बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास, तो इसमें क्या होगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स, ठीक, और साइक्लोन शेल्टर्स, तो भूकंप रोधी भवन, मजबूत तटबंध, चक्रवात और आश्रय स्थल, ये सारी चीज़ें हमने देखा कि किस तरह से हम इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। रोल ऑफ सिटीजन, नागरिकों की क्या भूमिका होती है इसमें, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। तो फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, क्या करना है, सुरक्षा नियमों का पालन करना है। अवॉइड इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि अवैध निर्माण है उनसे बचना चाहिए। पार्टिसिपेट इन अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, और पर्यावरण संरक्षण भी करना। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, तो कंक्लूजन आ गया, और कंक्लूजन में हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जो प्राकृतिक आपदाएं इनको रोका नहीं जा सकता, बट देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज, बट लेकिन इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है थ्रू प्रिपेयर्डनेस, मतलब अवेयरनेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो इसके प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, उचित तैयारी, जागरूकता और प्रबंधन से इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, मतलब रोकथाम उपचार से क्या है, बेहतर है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फिर क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, साथ में क्या करना है, साथ में कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।